अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स रिटर्न 2024 और टैक्स कलेक्शन। एफबीआर की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी, जिस तरह टैक्स गोशवारे बढ़ रहे हैं, क्या रेवेन्यू ग्रोथ भी हो रही है और एफबीआर कितना संजीदा है गोशवारे लेने में और रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाने में, क्योंकि जितना टैक्स टारगेट है इसको पूरा करने के लिए एफबीआर को किसी जुए लाने से कम नहीं होगा। जिस तरह अभी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है इसको पूरा किस तरह किया जाएगा। दूसरा, सेल टैक्स में जो फ्रॉड की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या वाकई फ्रॉड होता है, क्या एफबीआर का महकमा नाकाम हो चुका है टैक्स फ्रॉड को रोकने में। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरूक मजीद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, आप नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। और मेरे साथ मौजूद है मलक आरफ साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। और लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगे उमैर बाजवा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे तारक महमूद मेव साहब, आप टैक्स एडवाइजर हैं, साबिक चेयरमैन हैं सेल टैक्स कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन करेंगे अरशद बशीर साहब, आप FCMA हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। फरूक मजीद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा सर। इनकम टैक्स गोशवारा 2024 और टैक्स कलेक्शन क्या वाकई बेहतरी की तरफ गामजन है? अगर आप 2023 टैक्स 2023 को देखें तो सेम डेट अगर 14 अक्टूबर की जो इनकी वो आई हैं सारी फिगर्स, उससे ये डबल है कि 2023 में जो गोशवारे जमा हुए थे वो 2.1 मिलियन के करीब थे। अब ये 14 अक्टूबर को तकरीबन 4.4 के हो गए, जो कि अब 6.5 के आ रही फिगर। तो इसी तरह जो टैक्स विद रिटर्न था 2023 में वो था 52 बिलियन विद रिटर्न, और अब 2024 में वो है 114 बिलियन जो टैक्स विद रिटर्न जमा हुआ है। मेरा ख्याल है कि डबल से भी ज्यादा है। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये बेशक एफबीआर की पॉलिसीज है, हुकूमत की अपनी पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से हुआ है। आई थिंक ये इनकी परफॉर्मेंस जितनी भी ये टैक्स गोशवारों की तादाद बढ़ी है ये एफबीआर की परफॉर्मेंस की वजह से। हाँ जी, एफबीआर की अपनी पॉलिसीज हैं। जैसे मैंने बताया कि लेट फाइलर्स, आप देखें जो प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त करते हैं ना, वो पहले क्या करते थे कि जी वो 1000 रुपये चलान जमा कराया, फाइलर हुए, नील रिटर्न फाइल करके और प्रॉपर्टी खरीदी। टैक्स जो है वो अगर 36 के है तो वो 3%, 236C है तो वो भी 3%, आधा नहीं कि वो दिया और जो है फाइलर हो गए। अब चूंकि वो लेट फाइलर वाली 2024 में ये टर्म आ गई, इसलिए वो उनको पता है कि अगर हमने फाइल ना किए तो अब हम बाद में 1000 रुपया देके फाइलर नहीं हो सकते, लेट फाइलर ही कराएंगे। सारा साल लेट फाइल करेंगे तो हम प्रॉपर्टी खरीद नहीं करेंगे, या खरीदेंगे तो फिर डबल या 3 गुना रेट से वो खरीदेंगे, उस टैक्स देके खरीदेंगे। जी जी। तो इस वजह से वो अब जो मैंने बताया ना कि नील फाइल हुई है रिटर्न है, वो इन्हीं की तो 35 लाख गोशवारे सिफर के हुए हैं। जी जी। इसका मतलब गोशवारे के मुताबिक तो फिर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रही। गोशवारों के मुताबिक आप नहीं कह, लेकिन मैं पिछले साल की जो वो बात कर रहा था सही कह रहा है, पिछले साल से साहब जितने गोशवारे की तादाद बढ़ती जा रही है माशाल्लाह 65 लाख से ऊपर हो गए, क्या रेवेन्यू ग्रोथ भी उतनी ऊपर जा रही है? जी अफजल यूबी साहब, मैं समझता हूँ कि एफबीआर का ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है कि उसने एक लेट फाइलर कैटेगरी को ऐड किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा गोशवारों की तादाद में इजाफा हुआ। दूसरा, इन्होंने इस दफ़ा जो अपनी मीडिया कैंपेन के जरिए, तशहीर के जरिए लोगों को बड़ा इसमें एजुकेट किया। तो मैं समझता हूँ इस तरह का एक कोई ऐसा सब्जेक्ट बना देना चाहिए हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, कि लोगों को हम एजुकेट करें कि टैक्स की रिटर्न फाइल करना एक आपकी कौमी जिम्मेदारी है। अगर आप टैक्स पेयर्स की लिमिट में आते हैं, अगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बेसिकली टैक्स जो है वो हर बंदा अदा कर रहा होता है। हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, उसमें ये है कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है हर साल पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब वक्त ये है कि हुकूमत को चाहिए अपने अखराजात पे भी कंट्रोल करे। इस वक्त मुल्क में जो अफसर शाही है और जो वुज़रा की तादाद इतनी बढ़ा दी गई है, बाड़ी पर कबीना बढ़ा दी है हमने, जब तक हम अपने टैक्स के जो पैसा जो है टैक्स पेयर्स पे नहीं लगाएंगे, टैक्स पेयर्स की फैसिलिटेशन पे नहीं लगाएंगे, टैक्स पेयर्स का इत्मीनान बहाल नहीं होगा। हमें चाहिए कि उन लोगों पर टैक्स ना डालें जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, हम फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएं। आशिक साहब, अभी आपने कहा जो मीडिया कैंपेन चलाई उसकी वजह से गोशवारों की तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन वो मीडिया कैंपेन तो ये भी चलाई गई 30 सितंबर के बाद इनकम टैक्स गोशवारे की तारीख में तोसी नहीं होगी, फिर 12:30 बजे रात की तोसी कर दी जाती है। ये भी तो सबसे बड़ा झूठ है ना, इसकी भी तो शुरू हो रही है। सर मैं देखता हूँ कि हमने इस चीज़ को बार लेवल पे भी हमने उनको कहा था कि अगर आपने कोई डेट की एक्सटेंशन देनी है तो उसको 9 to 5 ऑफिस टाइम में दे, ताकि बैंक टाइमिंग हो। सारी रात 12 बजे तक चार्टर अकाउंटेंट बैठे रहे, टैक्स प्रैक्टिशनर बैठे रहे, एडवोकेट बैठे रहे रात के 12 बजे तक। रात के 12 बजे पता चला जी अभी नहीं बढ़ी। ये भी लोगों को जलील करने के मुतरादिफ नहीं है। देखिए यूबी साहब, हमारी जो पाकिस्तान टैक्स बार की उन्होंने रिक्वेस्ट को माना और हमारे रिक्वेस्ट पे 2 दफ़ा उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया। हम उनको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा ये है कि हम ये कहते हैं कि डेट बढ़ाना हमारा रिक्वेस्ट इस वजह से थी कि इनका जो IRS का सिस्टम है वो आपने देखा होगा कि आखिरी 5 दिन तो चला ही नहीं है वो, और ट्रैफिक अलॉट
हो जाता है, जिस तरह उसमें ओवर जब लोड होता है। नेट के बहुत से मसाइल रहे, आईआरएस में बहुत से मसाइल आते रहे, वो इनपुट की वो जो था उसका नहीं हो रहा, जो इम्पोर्टर थे उनकी रिटर्न जमा नहीं हो रही थी, टेक्निकल बहुत से इश्यूज थे, वो गलतियां तो सारी सिस्टम की वजह से थी। हमने इनकी जो रिटर्न्स के प्रपोजल थे उसमें भी कहा था कि आपकी रिटर्न्स के अंदर कुछ डाटा बाज का इंपोर्ट नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम है। कुछ आपकी रिटर्न्स में टैक्स रेट्स के इश्यूज हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, कुछ आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो ठीक नहीं हो रही होती, तो इस तरह के मसाइल हैं। फिर आईआरएस आज के दिन भी नहीं आईआरएस चल रहा होता, कभी चलता है कभी नहीं, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ टैक्स पेयर्स की तादाद और बढ़नी थी। आशिक साहब, जितना आप कह रहे रेवेन्यू ग्रोथ भी हुई है, अभी फरूक मजीद साहब ने भी कहा, क्या रेवेन्यू जो ग्रोथ हुई है, टैक्स कलेक्शन में जो ज़्यादा बेहतरी आ रही है, उसके बावजूद शॉर्ट फॉल आ रहा है, उसकी असल वजूहत क्या है? सर, उसकी असल वजूहत ये है कि हमने कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से हम टैक्स कलेक्शन नहीं करते, हम उन्हीं मौजूदा सेक्टर्स में ही टैक्स का बोझ डाल रहे हैं। हमें चाहिए कि हम एग्रीकल्चर लैंड की तरफ आएँ, हमें चाहिए कि अपने मैन्युफैक्चरर्स को हम सपोर्ट करें, अपनी इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को बहाल करें, और जब तक लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे। हम अपने एक्सपोर्टर्स को इनकरेज करें, हमने अपने एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कम्पीट करने के लिए उनको फैसिलिटीज़ ही नहीं दे रहे, हम उनको बिजली बैंक ही दे रहे हैं, हम उनको गैस प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम जो भी उनको लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें चाहिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएँ। हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाना छोड़ दिया है। हमने क्या किया कि हमने जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ा दिया। तो जब तक ये मुल्क के अंदर ये अनसर्टेनिटी रहेगी, मुल्क के अंदर ये चीज़ों को फकदान रहेगा, हमारे कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है। देखिए ना, एक हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसी से हट के कल्चर, असल में बात हो कल्चर की, कल्चर नहीं है टैक्स देने का भी, टैक्स लेने का भी, अभी कल्चर हमारा डेवलप नहीं हो सका। कल्चर डेवलप करना है हमारे हुकूमत वक्त ने, इतमाद बहाल करना है, वो भी हुकूमत वक्त ने करना है। अभी आवाम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, अब देखिए इंटरनेशनल जो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्होंने जो इंडस्ट्री यहाँ लगाई है, उन्होंने इंडस्ट्री बंद करना, शट डाउन शुरू कर दी है। वो हमारे जो आए रोज़ मिनी बजट आने की अफवाहें होती हैं, कभी टैक्स रेट्स बदल जाते हैं, तो इन हालात की वजह से जो हमारा लोकल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर तो कर ही नहीं रहा, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी मजबूर है कि हम अपने कारोबार को कहाँ लेके जाएं। आप नहीं समझते ये जो शॉर्ट फॉल है इसको पूरा करने के लिए मिनी बजट आएगा, और तैयार भी हो चुका है? मिनी बजट आएगा और वो बम किस पे गिराया जाएगा? उन्हीं पे जो टैक्स ऑलरेडी नेट में है। हमें चाहिए मिनी बजट उन लोगों पे लेके आए, कोई अच्छे सेक्टर्स हैं, उन लोगों को हम काम करने की जरूरत है, वहाँ उन अपने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाएं, नए लोगों को लेकर आए। फरूक मजीद साहब, जिस तरह अभी आशिक साहब कह रहे थे ग्रोथ भी हुई है, आप समझते टैक्स कलेक्शन में या गोशवारों में जो इजाफा हुआ है उसका मौजूदा टैक्स पेयर को फ़ायदा होगा? सर देखें, हुकूमत ने कभी भी फ़ायदा नहीं दिया टैक्स पेयर को। कहा तो ये जा रहा है जब नए टैक्स पेयर आएंगे तो मौजूदा टैक्स पेयर को फ़ायदा मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, अब देखिए, अब सैलरी, पहले सैलरी का मिसाल है, सैलरी वाला तो पूरा टैक्स दे रहा है ना। यही कहा जाता है कि जो बिजनेसमैन है, दूसरे तबके के लोग हैं, ये टैक्स नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं, ऐसा ही है। अब जो सैलरी पर्सन है उसका तो पूरा टैक्स कट रहा है, उसको तो कम से कम खुश कर दो। यानी कि अगर आप उसको ही वो रिलीफ देंगे कोई ना कोई, तो फिर उसको देख के दूसरे लोग भी आएंगे। जब उसको ही वो चीज़ मिल, हार्डशिप वही चीज़ मिल रही है जो कि वो ना टैक्स, वो फिर वो कहेगा मैं ना ही दूँ तो बेहतर है। तो एक तो ये ना, ये ट्रेंड नहीं है, ये बनाना पड़ेगा। जैसे ये गोशवारों की बात करते हैं कि एंड में आके जो है रुक जाता है, सिस्टम रुक जाता है, तो एफबीआर ने कैंपेन शुरू की है 15 सितंबर से। उनका पहला मैसेज चला है 15 सितंबर को, जो SMS पे आया है सब, तो उसके बाद लोग आए हैं, तो वो ट्रैफिक, वो जाहिर बात है फिर तो ऐसे होना ही है। अगर ये जब जुलाई से रिटर्न आपने दे दी है तो भाई तो जुलाई से शुरू कर दो मैसेज, हर 15 दिन बाद मैसेज चलाएं, तो उसके बाद अदादोशुमार देते जाएं कि इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, और कैंपेन चलाते जाएं, तो 30 सितंबर तक ना ट्रैफिक होगी और वो रिटर्न्स भी होगी टाइम पे। मलिक आरिफ साहब, जो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने में एफबीआर के जो अफसरान हैं, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, देखते हैं, उनका रवैया कैसा होता है, कितना मुस्बत होता है? देखिए जी, एफबीआर के जो अफसरान हैं, इनका रवैया आवाम के साथ जो है और वकला बरादरी के साथ जो है, वो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा एक फुकदान है। क्योंकि यहाँ पर हम जब जिनके पास जाते हैं कोई भी केसेस डिस्कस करने के लिए, तो वो उसको ठीक तरह से ना तो पढ़ते हैं, ना कोई इसमें कोई रीड करते हैं, बल्कि अपने स्टाफ के पास हमें भेज देते हैं कि जी आप स्टाफ से जाके इसको कंसर्न करें। मैं ये चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द वो कंपाइल करें, प्रोसेस को नियरेस्ट टू हमारे इसके करें, हम इसको जल्द से जल्द जो कोई अगर कोई टैक्स है तो वो हम पे करें। गोशवारों को तादाद बढ़ाने में जो एफबीआर का सिस्टम है, आप समझते कितना मौसर है? ये इसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इनको करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी फरूक मजीद साहब ने बताया और आशिक अली राणा साहब ने बताया कि जिस तरह डेट करीब आ रही होती है तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आईआरएस स्ट्रक हो जाता है। जिस तरह आज ही आप लगा लेंगे, आज भी आईआरएस स्ट्रक हुआ पड़ा हुआ है, कभी फार्मूलाज ठीक नहीं लग रहे होते, कभी कलेक्शन सही नहीं निकलती, कभी चलान क्रिएट नहीं होता। जी क्रिएट नहीं होता। फरूक मजीद साहब, जिस तरह गोशवारे अभी आशिक साहब बता रहे थे, रेवेन्यू ग्रोथ आपने बताया, इसमें
एफबीआर के आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस है, आप नहीं समझते 350 SRO आया, ताजर 2 स्कीम आई, नॉन फाइल कैटेगरी खत्म की गई, उसकी वजह से ये गोशवारे बढ़े हैं, फिर एफबीआर की परफॉर्मेंस कहाँ गई? सर ये 350 का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है गोशवारे जमा कराने में, बल्कि इससे तो कम होंगे, मतलब सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन ही बंद हो गई हैं या कम हो गई हैं। आप दूसरी तरफ आए, ताजर 2 स्कीम में कितनी कामयाबी हुई है, इनकी इतनी अपनी, मैं परफॉर्मेंस की ये बात कर रहा था। एक होती पॉलिसी जो ओवरऑल बनती है कि ये टैक्स एनहांस कर दें या इस पर टैक्स लगा दें तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ना है। मैं 1% या 2% रेट बढ़ा दूंगा किसी भी चीज़ पर, विद होल्डिंग पे बढ़ा दें या किसी भी बढ़ा दें, तो वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब जितने परफॉर्मेंस क्या होती है कि एफबीआर खुद जाके, जैसे ताजर 2 स्कीम में इनको जगह जगह जाना पड़ा ना, तो उसकी जो आउटपुट आई है वो है परफॉर्मेंस। अब वो परफॉर्मेंस कितनी है वो सामने आपके सबके सामने है कि ताजर 2 स्कीम में कोई आने को तैयार नहीं था। उसकी वजह क्या है? ट्रस्ट लेवल नहीं है। ट्रस्ट का लेवल एक होना चाहिए। देखें, आप वो कह रहे हैं ताजर दोस्त का मतलब है कि आप एफबीआर के दोस्त हैं, तो दोस्त तो ट्रस्ट पे ऊपर चलता है ना। अब क्या होता है, क्या है कि पॉलिसी इनकी आई, कोई भी बाकी बजट आता है तो उसमें लिखा जाता है जी कि ये टैक्सेस होंगे, लेकिन क्या होता है कि अभी 3 महीने नहीं गुजरते तो उसके बाद मिनी बजट आ जाता है और उसमें ये एनहांसमेंट कर दी जाती है, या वो पुरानी पॉलिसी को बिल्कुल ही वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो वो जो टैक्स पर सोचता है कि यार ये तो अनइवन सी वो विकेट है, यहाँ पे तो ठहरना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो डरता है। अच्छा, वज़ीर ख़जाना ने कुछ दिन पहले औरंगज़ेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चेयरमैन एफबीआर भी साथ बैठे थे, वो कह रहे थे नए जो टैक्स गोशवारे हैं ना, नए टैक्स पेयर हैं, 72,03,000 नए आ रहे हैं। तो इसका मतलब 40-45 लाख तो पिछले साल थे, 72 लाख तो 1 करोड़ से ज़्यादा गोशवारों की तादाद होनी चाहिए थी, जो अभी 65 लाख तक पहुंची है। तो वाकई वो नए टैक्स पेयर ताजर 2 स्कीम से आने थे, नॉन फाइल कैटेगरी खत्म करने की वजह से आने थे। सर वो बेसिकली मैंने बताया ना कि लेट फाइलर जो है ना, लेट फाइलर, उसकी वजह से कुछ लोग नील फाइल कर रहे हैं, तो वो उसकी हम कह सकते हैं कि तादाद बढ़ सकती है उस वजह से। अदरवाइज़ को अगर वो वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि जी अपने तौर पे कोई फिगर दी है उन्होंने, या वो वजह बताया ना कि क्यों मैंने ये एक पॉलिसी दी है, इसी वजह से ये बढ़ सकते हैं। खाम खा खुद ही बोल देना कि इतने आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं ये नहीं हमें पता। कि नॉन फाइल कैटेगरी खत्म करने से भी कोई गोशवारे इस तरफ आप समझते हैं लोगों ने, हाँ, वो टाइम पे जमा कराएं। जिस वजह से ये जो टाइम पे जो तादाद ज़्यादा बढ़ी है ना, वो इसी वजह से बढ़ी है। उनको पता है कि 1 नवंबर को जैसी लिस्ट अपडेट होनी है तो मैंने लेट फाइलर हो जाना या नॉन फाइलर हो जाना, पूरा साल लेट फाइलर रहेगा। वो प्रॉपर्टी खरीदने वालों को, शोध करने वालों को प्रॉब्लम है, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो कहीं प्रॉब्लम नहीं ना, बाकी तो वो लेट फाइलर जो है वो वहाँ पे वो अफेक्ट करेगा। अच्छा, ये जो इसमें 35 लाख जिन्होंने नील की सिर्फ रिटर्न जमा करवाई, उसका हुकूमत को क्या फ़ायदा है, एफबीआर को क्या फ़ायदा है? हुकूमत को बेसिकली टैक्स चाहिए ना। अगर देखा जाए तो रिटर्न को उन्होंने मतलब क्या करना है, दूसरे लफ्ज़ों में चाटना है। तो असल में तो उनको रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू डॉक्यूमेंटेड करने के लिए रिटर्न होती है। ऐसे ही है। अब रिटर्न नील जमा करा ली, उसको कोई फायदा नहीं है सिवाय IMF को फिगर देने के लिए। नेट में तो आ गया, आगे फिर जैसे जैसे मामला चलते जाएंगे फिर नेट में आ गया ना, स्कूल तो आना शुरू कर दिया है बिल्कुल, लेकिन फिर जुर्माने भी होंगे, फिर वो पास फेल भी होगा, वो तो आगे चलेगा। अगर नेट में नहीं भी आता ना तब भी रिकॉर्ड तो उनके पास है ही है। सही कह रहे हैं। वो प्रॉपर्टी खरीदता है, ID कार्ड नंबर उसका यूज़ होता है तो वो आ जाता है, वो फॉरेन ट्रैवल करता है तब भी आ जाता है। तो वो रिटर्न दिए बगैर भी उसको नोटिस कर सकते हैं। आशिक अली राणा साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल ये भी उठाया गया एफबीआर की तरफ से कि 354 अरब रुपए की सेल टैक्स में फ्रॉड है जो कंपनियां करती हैं, CFOs करते हैं। आप समझते हैं वाकई कंपनियां टैक्स फ्रॉड करती हैं? जी देखिए जी, ऐसी कंपनी जो तो रजिस्टर्ड है और प्रॉपर जिसको उनका हर साल ऑडिट करता है, इसको इन्वेस्टिगेट करना, इसको प्रोब करना, ये तो एफबीआर के जो है ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि उनके इतने फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी अगर CFOs और किसी कंपनीज़ के जो लोग हैं वो ये इस तरह के फ्रॉड करते हैं और इस तरह की फेक एंड फ्लाइंग जो है वो इलीगल इनपुट क्लेम करते हैं, तो मैं समझता हूँ एफबीआर के जो ऑफिसरान हैं उनको चाहिए कि उनको इन्वेस्टिगेट करें, उनको पैनलाइज करें, उन पे सरचार्ज जो है वो लगाएं, उनसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करें। ये एफबीआर की जिम्मेदारी है। हाँ, जो अगर ऐसी कोई कंपनीज हैं, हलफनामा भी तो मांगना शुरू कर दिया, CFOs भी हलफनामा दे और वो टैक्स पेयर भी हलफनामा दे, एफिडेविट दे। सर देखिए, उसमें ये है कि एक जो मुलाजिम है, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको एफिडेविट का हम ये नहीं कहते। अब देखिए, जो एक वेरिफिकेशन होती है, अंडरटेकिंग होती है, वो हर रिटर्न के साथ वैसे ही बिल्टन है। अब रिटर्न को अगर आप देखें, फॉर्म बना होता है, उसमें लिखा हुआ ऑलरेडी शुरू से लिखा हुआ है, चाहे मैनुअल रिटर्न देख लें चाहे ई-फाइलिंग में देख लें। सिर्फ इसमें हमारा कंसर्न ये था बार लेवल पे कि इसमें जो आपने सीरीज़ ऑफ जो लिखा हुआ है, पूरी चेंज और सीरीज़ में, इसमें एक बंदे ने बोनाफाइड परचेज़र है, उसने अगर जो प्रॉपरली परचेज़ की है, या उसने अगर कोई ऐसा देखिए फ्रॉड जहाँ भी होता है ना, वो कमिट करना ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड में देख रहे हैं,
जुर्म वो होगा जिसमें आप कोई चीज़ कमिट करते हैं। अगर आप एक सीरीज में आ जगह हैं, अगर जुर्म आपने किया, हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, तो बाकी को कोई कसूर नहीं है। वैसे भी तो गलती हो सकती है, तो सिस्टम में आप CFOs ने चेक कर ली रिटर्न, जब वो फीड करता है बच्चा, कोई गलती खुदा न खास्ता कोई गलत बटन दब जाता है, वैसे भी गलती रह जाती है, उसमें क्या कर सकते हैं आप? सर देखिए, जो बच्चा ये ऐसी गलती तो हम नहीं इसको, देखो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, लॉ में इग्नोरेंस नहीं है ना। नहीं सर देखिए, करेक्शन कोई अरिथमेटिकल एरोनियस मिस्टेक है, कोई फिगर वर्क की मिस्टेक है, वो एक अलग चीज़ है, उसमें हम रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि जिसने इलीगल जो इनपुट लिया है उसका बेंजरिया क्या है, उसने वाकई इजाज़ किया। अगर उसने किया, कमिट किया, तो मैं समझता हूँ FBR की जो सेक्शन 33 के तहत सेल टैक्स एक्ट में है, जो पेनल्टीज़ हैं, जो प्रोसिक्यूशंस हैं, तो लॉ हरकत में आएगा, फिर लॉ हरकत में आएगा। फ़ारूक मजीद साहब, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का खात्मा मुमकिन है? इनपुट और आउटपुट ये जो टैक्सेस हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस आती रहेंगी, क्योंकि ये रुक नहीं सकती, कम हो सकती हैं, जैसे सख्ती की हुई आजकल बहुत कम हो गई हैं। लेकिन क्या है कि देखें, FBR को रेवेन्यू चाहिए ना, तो भाई आप वो करें कि जो बजाय इसके कि इनपुट को आप क्लेम और आउटपुट को वो माइनस करके या 8B1 के तहत एटलीस्ट 10% आउटपुट टैक्स वो जमा करवाएं लोगों से, तो आप एक रेशो निकालें, उसके मुताबिक है वो 5-6% ही बनती है, तो वो टैक्स नेट इतना ही आता है, वहाँ इतना ही आता है, तो 1% उससे बढ़ा लें और इनपुट ख़त्म करके फ्लैट सबके ऊपर लगा दें। हाँ, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप कम कर सकते हैं, वो कम कर दें। सही कह रहे हैं। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी, मेरे साथ लाइन पर मौजूद है अरशद बशीर साहब। आप FCMA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। अरशद बशीर साहब, ये बताइएगा 96 अरब का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए हुकूमत की और FBR की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या मिनी बजट आ सकता है? अगर नहीं तो और क्या करना चाहिए? अच्छा, ये जो 96 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा है, अच्छा पहली चीज़ तो यह है देखने की कि ये शॉर्टफॉल है क्यों और इस वक्त हमारी इकनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, और जो हमने टारगेट सेट किए थे FBR के, क्या वो टारगेट भी सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इसमें पहली बात तो यह है कि ये 96 बिलियन का जो शॉर्टफॉल है ये अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है। अपना जो है ना टैक्स बेस को बढ़ाया जा सकता है, उसको देखा जाए। वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनको देखा जाए। दूसरी साइड पे यह है कि हमें थोड़ा अपने जो एक्सपेंडिचर है ना उस पर कट लगाने की ज़रूरत है। आवाम से तो हमेशा कुर्बानी मांगते हैं, अब इस वक्त जो टाइम है वो गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को, इन सब लोगों को भी कुर्बानी देने की ज़रूरत है। अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको कम करें, एक्सपेंडिचर को फ्रीज करें। जो हमारा डिफेंस का बजट है उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। प्लस ये है कि हमें कुछ एडवांस टैक्स की कलेक्शन वगैरह चाह रही होती हैं, हमें इन्फोर्समेंट मेजर्स को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन वो इन्फोर्समेंट मेजर्स वहाँ पर बेहतर करने की ज़रूरत है जहाँ पर हमें कैप है, जिन्हें एडवांस टैक्स जिन लोगों पर बनता है देना है, नहीं दे रहे, वहाँ से कलेक्शन की ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी दे रहे हैं उनको दोबारा स्क्वीज़ करना, यूनियन के ऊपर प्रेशर डाला कि वो एक्स्ट्रा जमा कराए, वो ऐसा सोल्यूशन नहीं है इसका होना चाहिए। तो उससे हम इसको हासिल कर सकते हैं। दूसरा यह कि ये जो हमारा एक्चुअली इशू ये है कि हमने जब ये टारगेट सेट किए थे तो हमने GDP ग्रोथ को एक बजट किया था कि हमारी इस तरह GDP ग्रोथ करेगी और फिर हम ये अचीव करेंगे, लेकिन हमारी GDP उस तरह से ग्रो कर नहीं रही। अब ये शॉर्टफॉल आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो सही नहीं है। दूसरा यह है कि इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है। हमें ओवरऑल जो है ना अपने जो FBR के अंदर है रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। वो जब तक हम रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे सिस्टम के अंदर, FBR के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बेहतर नहीं करेंगे, हम ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। बाकी ये बड़ा गैप नहीं है, हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये जो ओवर एम्बिशियस टारगेट्स हमने रखे हुए हैं, ये इसके लिए देखने कि हमें हमारी अगर इकानमी ग्रो करेगी तो डेफिनेट टैक्सेस आएंगे। अगर इकानमी नहीं, इस वक्त जो करंट सूरत हाल में अगर हम देखें, अगर इसी हालत में इकानमी रहती है, हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन ये रहती है, तो फिर ये टारगेट अचीव करना मुश्किल है। लेकिन इसको बेहतर करने के लिए हमें ऐसी पॉलिसीज लाने की ज़रूरत है कि हम हमारी इकानमी ग्रो करें। हम जो इकोनॉमिक क्राइसिस में से चाह रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस में चाह रही है, हम जब तक उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, हम ये टारगेट्स अचीव करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। उससे अब होगा क्या कि अगर हम इस टारगेट्स के लिए प्रेशर डालते हैं एडिशनल टैक्स पेयर के ऊपर, तो हैरेसमेंट फैलेगी, चीज़ें बढ़ेंगी। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में आपको जब बिजनेस की ग्रोथ है वो मरीज स्लो हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। पहली
फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे हमारे जो इकानमी है वो ग्रो करनी शुरू करे, हमारा बिजनेस चलना शुरू करे लोगों का। जब तक हम बिजनेस नहीं चलेगा, चीज़ें नहीं होंगी, तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे, आपका रेवेन्यू का टारगेट कैसे पूरे होंगे। फिर जो हम टारगेट अचीव कर रहे हैं, जो हम रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, वो उसके स्पेंडिंग को देखा जाए, वो स्पेंडिंग कहाँ कर रहे हैं। जब तक हम उन स्पेंडिंग को, हमारा जो करंट एक्सपेंडिचर है, हमारा डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, इन चीज़ों को हमें जब तक कट नहीं लगाएंगे, इतना हालात में जो इकानमी है वो तो इतनी बड़ी मुश्किल से ये पूरा हुआ। अगर ये हालात रहते हैं तो ये टारगेट आगे भी अचीव नहीं होंगे। उनको अचीव करने के लिए हमें ये सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है। आजकल रिटर्न के सेल्स के रिटर्न के सबमिशन के हवाले से एक इशू चल रहा है जो कि ऑडिटिंग के हवाले से है, और इस हवाले से बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, वकला भाइयों के अंदर और CFOs हैं, अकाउंटेंट हैं, मैनेजर्स हैं, उनमें एक तशवीश जो है ना पाई जा रही है। देखिए जो ये अंडरटेकिंग हमसे FBR ले रहा है, इसके अंदर इन्होंने 4 चीज़ों का जिक्र किया है। सबसे पहले वो बात करता है कि अगर जो आप टर्नओवर दे रहे हैं वो आपका ओके है, यानी कि इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो अंडरस्टूड बात है कि सर इसमें जो रिटर्न जब फाइल होती है, जो रिटर्न फाइल करने वाला है, टैक्स पेयर है, वो तो अपने हर लिहाज से कोशिश करता है कि जो उसकी जो सेल है ना वो अकॉर्डिंगली डिक्लेयर हो, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि फेक और फ्लाइंग के हवाले से तो इसमें सर अंडरटेकिंग देना बहुत मुश्किल होता है। कि अंडरस्टूड बात है कि एक FBR ने ऑलरेडी एक मैकेनिज्म दिया हुआ है कि जब भी आप किसी से माल परचेज करते हैं तो आप वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो टैक्स पेयर जिनसे माल परचेज कर रहे हैं, जो हमारा सप्लायर है, वो आपका जो है एक्टिव है, नॉन फाइलर तो नहीं है, सस्पेंड तो नहीं है, या ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। अंडरस्टूड बात है कि चीज़ें एक साइड पे हम चेक करके उसको ओके करते हैं। अगर वो नॉन एक्टिव होगा, नॉन फाइलर होगा या ब्लैक लिस्टिंग होगा तो अंडरस्टूड बात है उसका हम इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। दूसरी, माल परचेज करता है तो उसकी एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, उसकी जो पेमेंट है वो थ्रू जो है ना बैंकिंग चैनल करे, उसकी कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 73 वो करेगा। यही एक इसका एक मैकेनिज्म ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरी बात है कि इनवाइसेस के हवाले से बारे में कि जो एनेक्जर ए में जो चीज़ आ रही है वही आप एनेक्जर सी में सेल कर रहे हैं, तो इसका तो एक बहुत अच्छा फार्मूला, बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है HS कोड के हवाले से कि जो भी रिटर्न फाइल करने वाला है, जो भी उसके एनेक्जर ए में जो HS कोड आ रहा है, और जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, इसकी मिसाल ले लेते हैं कि अगर उसके 100 kg के एनेक्जर ए में आ रहे हैं, अगर उसके 100 kg जो एनेक्जर सी में HS कोड सेम HS कोड के साथ निकल जाता है तो ओके। अगर वो 100 kg से अब मतलब है कि जाता है तो डेफिनेटली एक ऐसा सिस्टम में सॉफ्टवेयर में अपडेट की जाए सेल्स के अंदर, ऑटोमेटिक उसका पेबल निकाल दें, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। चौथे नंबर पे कि कोई भी जो फिगर्स हैं इन ऑल जो नेचर्स वो फिक्टिशियस नहीं है, वो फेक नहीं है, वो गलत नहीं है। तो अंडरस्टूड बात है कि जब भी रिटर्न फाइल होती है तो जो रिटर्न फाइल करने वाला होता है टैक्स पेयर, वो तो हर लिहाज से अपनी रिटर्न को इन ऑल रिस्पेक्ट चेक करता है। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, अंडरस्टूड बात है कि जब हम किसी से माल परचेज करते हैं, जो मैंने बात पहले की है कि वो एक FBR ने मैकेनिज्म या कहीं ना कहीं चीजें वेबसाइट दी हुई है, उसका चेक करते हैं। लेकिन हाउ इज पॉसिबल कि हमारा इमीडिएट वेंडर है उससे हम उसकी सेल रिटर्न ले सकते हैं, नो डाउट हम ले लेंगे, लेकिन जिस तरह सप्लाई चेन है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कोई भी चीज अपनी जो इनपुट की चीज दिखाएगा, या अगर वो इंपोर्ट कर रहा होगा तो अपनी GD नहीं देगा। अंडरस्टूड बात है कि उसने भी कहीं ना कहीं जो है ना अपना प्रॉफिट रखना होता है, तो ये रिटर्न के लिए फाइल करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो मेरी इस प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट है FBR के ऑफिशियल्स को, चेयरमैन FBR को, फाइनेंस मिनिस्टर को, जितना भी इसमें ईजमेंट दी जा सके। आपको पता है कि जैसे एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी परिवेल कर रही है पाकिस्तान के अंदर, उससे बिजनेस भी हमारा सफर कर रहा है। तो इस वक्त ऑलरेडी जो ट्रेड बिजनेस जो कम्युनिटीज हैं बिजनेस सफर कर रहे हैं, तो इसमें जितना भी ईजमेंट दे सकते हैं FBR को चाहिए कि उसको ईजमेंट करे। और ये जो CFO के हवाले से एफिडेविट का जो इशू है, ये फॉर फाइलिंग ऑफ सेल्स रिटर्न, तो ये इसको काइंडली जितना भी आसान से आसान बनाया जा सके तो ये FBR को करना चाहिए। तो मेरी आखिर में यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली सेल्स की जो रिटर्न डिले होंगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, जो रेवेन्यू लॉस FBR को होगा जो कि लास्ट क्वार्टर में हुआ है। तो इससे बचने के लिए इस मैटर को एज अर्ली एज पॉसिबल अकॉर्डिंगली जो है ना डिस्पोज ऑफ किया जाए, हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है उमर बाजवा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर है। उमर बाजवा साहब ये बताइएगा, टैक्स गोशवारे और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने में FBR की परफॉर्मेंस क्या बेहतरी की तरफ गामजन है? इस दफ़ा का जो हदफ था वो मोर देन इन्होंने अपना अचीव कर लिया है, क्योंकि 28 सितंबर 2024 को इनकम टैक्स की जो रिटर्न की तादाद है वो 2.8 मिलियन सबमिट हुई है, जो कि पिछले साल के मुताबिक 1.4 मिलियन थी 2023 में, और 2024 में 2.8, यानी कि डबल रेशो से जो है गोशवारे जो है वो सबमिट हुए हैं। और ये एक समझ लें कि FBR की अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ अचीवमेंट नहीं, ये तो एग्रेसिव पॉलिसीज़ की अचीवमेंट है, जिसके नतीजे में इतने जो है वो फाइलर्स की तादाद हुई है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन मेरा पॉइंट इज़ दैट कि हमें टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए मैसिव अवेयरनेस की भी ज़रूरत
ज़रूरत है। लोगों को बताया जाए कि सर इसमें जो है क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, ये सारी चीज़ें हमें उनको कम्युनिकेट करनी चाहिए। बेसिकली हमें उनको फ़ायदे बताने चाहिए कि ये जनाब आपके फ़ायदे, नुकसान तो खैर नहीं है, ये फ़ायदे ही हैं कि जनाब ये उनको हमें पेन डाउन करके उनको बताना चाहिए और ये अवेयरनेस के ज़रिए ही हो सकता है। अगर ये मैसिव अवेयरनेस होगी तो आवाम के शऊर आएगा और ये मज़ीद जो अभी फ़िलहाल जो नंबर गेम है कुछ 7.2 मिलियन पे चले गए हैं फाइलर्स, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये करोड़ों में भी जा सकती है, बिलियंस में भी जा सकती है। इसी बेहतरी के मुताबिक जो है हमें प्रोग्रेसिव हमें चेंजेस करनी चाहिए, अग्रेसिव नहीं। जो मैं सर इसमें कहता हूँ जो बजट आया था 2024 का, ये मेरा जो अपना ज़ाती ओपिनियन है, ये एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि टैक्सेशन जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, जो आवाम की फलाह के लिए होनी चाहिए, ताकि जो टैक्स होता है ना सर उसका वो बेसिकली कारोबार का बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आप बिज़नेस को ख़त्म कर देंगे तो वो टैक्स तो खाली टैक्स तो नहीं आप लेके चलते, आपने कारोबार को और टैक्स को साथ लेके चलना है। तो अगर टैक्स बिज़नेस होगा तो टैक्स होगा, अगर बिज़नेस ही होगा तो टैक्स नहीं होगा। तो इसलिए इसी रेशो को बरकरार रखते हुए हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का मैं जो है वो बार बार जिक्र करता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की तरफ हमें जाना चाहिए। उमर बाजवा साहब, ये भी बताइएगा कि सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने और शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए हुकूमती इक़दामात को किस तरह देखते हैं? सर उसमें मेरा ख्याल है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है इसको किसी ना किसी तरीके से कर्टेल किया जाए, इस पे हैवी चेक्स लगाए जाएं। बजाय इसके इन्होंने बहुत काम किया है, इन्होंने SRO 350 जो लेके आए हैं, जो कि मार्च 2024 में SRO 350 आया, उसमें उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव जो है वो पॉलिसीज़ बनाई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ख्याल है कि इसको मज़ीद इसमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप उसमें जो है वो ऐसे करें कि प्रोबेबिलिटी है, रिस्क फैक्टर है, उसको रिड्यूस करें ताकि जो इसमें टैक्स है और अवॉइडेंस है उसको कम किया जाए। बेसिकली जब आप खुद एक लॉ में लकूना दे देते हैं, वो खुद जो है वो कंसल्टेंट हो या टैक्स पेयर हो, वो फिर इस लकूने को मिसयूज करते हुए फिर इसमें टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन की तरफ जाते हैं। आप उसमें ऐसे करें, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि आप अवॉइडेंस और टैक्स एविजन को इस तरह से रोक सकते हैं कि आप ईजनेस जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ लेके जाएं। मेरा ज़ाती ओपिनियन है अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम तरफ इसको लेके जाते हैं तो फिर बिजनेसमैन है उसको पता है कि जनाब इसमें ये मामलात हैं, इसमें मेरा ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, तो वो इसको मलखूज़े खातर रखते हुए वो इस चीज़ को टैक्स अवॉइडेंस की तरफ नहीं जाएगा, ना ही टैक्स एविजन की तरफ जाएगा। तो सर आप जो है वो एक ब्रिज का काम करें, एक ब्रिज गवर्नमेंट जो है वो एक ब्रिज के तौर पे काम करें, और जिसकी वजह से ये मामलात को जो है बड़ी आसानी से और खुश असलूबी से इसको रोका जा सकता है। उमर बाजवा साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए हुकूमत और FBR की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? मेरा फिर वही पॉइंट ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ हमें जाना चाहिए। हमारे इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि हमारे कारोबार बंद पड़े हैं, हमारा टेक्सटाइल बंद पड़ा है, हमारा एक्सपोर्टर बंद पड़ा है, हमारा प्रॉपर्टी सेक्टर बंद पड़ा है। सर हम इन सेक्टर को रिवाइव करें, हम आसानियाँ पैदा करें, हम इतनी एग्रेसिव टैक्सेशन ना करें, हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए। टैक्स बेस और टैक्स जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। अगर आप उसको हैवी चेक्स लगा देंगे तो सर वो कहते हैं ना मशत का पहिया रुक जाता है, तो टैक्स का पहिया भी इसके साथ इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप उसमें ईजनेस रखेंगे तो इधर टैक्स के साथ भी वो सेम पैरेलल सिचुएशन जाएगी। तो लिहाजा हमें जो है इसको बढ़ाने के लिए हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ चाहिए, ईजनेस की तरफ रहना चाहिए, और फिर हम इसका जो अहदाफ है उसको पूरा कर सकते हैं। और दूसरा हमें जो है वो मैसिव जो सोसाइटी में जो है वो मैसिव अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें उनको आगाह करना चाहिए कि अगर हम फाइलर और नॉन फाइलर का कंसेप्ट से भी हम निकल रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि फाइलर को क्या क्या जो है वो उसको सहूलियात हैं, उसको क्या क्या जो चीज़ें बेनिफिट्स हैं, उसको गवर्नमेंट जो है वो सर एक जो है चेकलिस्ट बनाए जिसमें उसको बताए कि ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा अगर ज़ाती ओपिनियन लें तो मैं ये कहूँगा कि आप एक चेकलिस्ट बनाएं जिसमें आप कहें कि यार आपको हेल्थ फैसिलिटी देंगे, आपको एजुकेशन में कोई इस तरह से कोई छोड़ देंगे, कोई क्रेडिट्स देंगे, कोई टैक्स क्रेडिट्स देंगे, कोई कुछ पॉइंट्स देंगे। तो एक चेकलिस्ट बनाए ताकि आवाम को इस तरफ रागब किया जाए, और जब वो इस तरफ रागब हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स बेस बनेगी। जब टैक्स बेस बनेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। फारूक मजीद साहब, आपने अपने दोस्तों की गुफ्तगू भी सुनी, आपको जो टैक्स अहदाफ हैं आपको पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं इस साल में? आप 2024 की बात करें उसमें अगर पिछले साल की कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है कि उससे डबल हुए हैं। अब अगर इसी पॉलिसीज़ को लेके वो चलते रहें आगे और FBR अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर करें और नए टैक्स पेयर्स को रजिस्टर्ड करें, जैसे ताजर दोस्त स्कीम है, इसको और बढ़ाएं। इसको जितना ये बढ़ाएंगे, देखें डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो ही महंगाई कम होगी ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सारे दे रहे हैं, वो तो चलते रहें। इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करें,
अपनी पॉलिसीज़ में मज़ीद बेहतरी लाएं, बजाय इसके कि हर साल या 3 महीने बाद नई नई चीज़ें तजर्बा करना कि इस दफ़ा ये 5% लगाते हैं, अगली दफ़ा वो लोग चीखेंगे तो 3% कर देंगे। मतलब कोई पॉलिसी ये लाते हैं, जैसे एफिडेविट की बात कर रहे थे, तो एफिडेविट लॉन्च कर देते हैं, लोग चीखेंगे तो वापस ले लेंगे, नहीं चीखेंगे तो फिर वो आगे, मतलब इस तरह करके वो करना ये गलत है। आशिक अली राना साहब, आप समझते हैं ये टैक्स टारगेट जो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, अब अगर पूरे नजर आ रहे हैं तो फिर ये शॉर्टफॉल क्यों है? मैं फ़रूक मजीसा की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें जो सेल टैक्स की जो इनडायरेक्ट टैक्स की अमाउंट है, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये इस तरह का एलिमेंट ना हो, इस पे के लिए हमें अलग एक डिबेट करनी पड़ेगी। इससे हमें चाहिए कि सिंगल डिजिट में लें सेल टैक्स फिगर को। सिंगल डिजिट में लाने से ये है कि हम बजाय लोगों को कम लोगों में बोझ डालें और उनको अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रॉब्लम हो, हम उनको सिंगल डिजिट में लाएं ताकि वो इजीली अपना काम कर सकें। जी, सेल टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये है कि हमें चाहिए कि अपने जो हमारा हदफ है जो गोशवारों का, वो काफ़ी हद तक इन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन हमने इसमें देखना है कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है या हमने जो ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं उस पॉलिसीज़ को हमें खुद कितना अमल दरामद करवाते हैं। नहीं, जितने इस दफ़ा टैक्स रेट बढ़ाए गए हैं, आप नहीं समझते उसकी वजह से उसकी वजह इतने टैक्स रेट बढ़ाने के बावजूद भी शॉर्टफॉल आ गया? इसका मतलब बिजनेस एक्टिविटी मुल्क में ना कम हो रही है। जो अभी टैक्स रेट बढ़ाए हैं, एक इंडस्ट्री उन्होंने पकड़ ली है जी, अपना रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। इसमें देखिए कि रियल एस्टेट का देखिए उसके 70 इंडस्ट्री है, साथ उसका मुंसलिक है, वो सारी लोगों की कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, कितनी इंडस्ट्री का काम रुक गया है, प्लाटिंग नहीं हो रही। एक बंदा का प्लाट लेता है, अगर 1 करोड़ का प्लाट है तो उसमें 20 लाख तो टैक्स दे रहा है वो। तो इस हालात में कौन बंदा प्लाट लेके कंस्ट्रक्शन कराएगा? और अगर उसमें जब कंस्ट्रक्शन होगी उसमें बिजली वाला भी आएगा, सेंट्री वाला भी आएगा, लेबर भी चलेगी, उसमें सीलिंग वाला भी आएगा, इस तरह तमाम इंडस्ट्री रुक गई हैं। आप देखिए टाइलों वाले बंद पड़े हुए हैं, सीमेंट वाले काम कम हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ हमें ऐसी एक एमनेस्टी लेके आनी चाहिए इंडस्ट्रीज लेवल पे, जिसपे लोगों के अंदर लोगों का जो है रोजगार बढ़े। बेरोजगारी बहुत सारी हो गई है, इंडस्ट्री पहले भी आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी आज गोशवारे इस साल पहली दफ़ा बढ़े हैं। हमें अपने मुल्क की इंडस्ट्रीज को दोबारा बहाल करना पड़ेगा। हमें हुकूमत को चाहिए कि इस तरह तवज्जो दें, ये अपने सियासी इख्तलाफात से हट के मुआशरे जो हमारा जो है ना एक मुआशरत का जो मिसाक है उस पर दस्तखत करें, तमाम पार्टी का इख्तलाफात छोड़ दें। बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ में, टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ में, दस्तावेजी मुआशरत में हुकूमत कितनी मुखलस है और FBR कितना मुखलस है? सर देखिए, हुकूमत सारे जो है ना ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ जाए। हमने टैक्स रेट को कम करना है, हाँ एक सियासत को छोड़ना पड़ेगा, इख्तलाफात को एक तरफ करना पड़ेगा, मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है इन लोगों की, जिन लोगों को हमने पार्लियामेंटेरियन में भेजा है इलेक्ट करके, अब उनको चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ देखें। हमें अपने तमाम लोगों को एजुकेट करें, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको फैसिलिटीज दें, उनको सहूलियात दें, और जो टैक्स रेट में नहीं है उनको टैक्स रेट में लेकर आए। ये मेन पॉलिसी। फरूक मजीद साहब, रेवेन्यू ग्रोथ में, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने में FBR के पास या हुकूमत के पास आपको कुछ सोल्यूशन नजर आ रहा है? वो ऐसे इकदाम जिसको आप समझते हो वाकई इनसे रेवेन्यू ग्रोथ में इजाफा होगा? मेरा ख्याल है कि टारगेट करना चाहिए, बजाय इसके कि ओवरऑल एक पॉलिसी बना दी जाए जो कि पूरे मुल्क में इम्पोज कर दी जाए कि ये चीज़ होगी। अब ये नहीं करना चाहिए, टारगेट देखना चाहिए, हमारा सोशल सेटअप देखना चाहिए, और जिस जगह से जो रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है उस जगह पे टारगेट करना चाहिए कि कहाँ से रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। जैसे कि IMF ने पॉइंट आउट किया था या FBR ने पॉइंट आउट किया हुआ है कि जी ये जो ताजर हैं ये टैक्स नहीं देते हैं, अब ये टारगेट कर रहे हैं ना, इसको मज़ीद बेहतरी कैसे लानी है इसके ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वो भी टैक्स देना शुरू कर दें। इसी तरह दूसरे सेक्टर देख लें कि जहाँ जहाँ पे लूप होल्स हैं उन लूप होल्स को ही हमने भरना है। सही कह रहे हैं, तो फिर ईजी हो जाएगा सारा कुछ। मलक आरफ साहब, रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाने में क्या करना चाहिए हुकूमत को? FBR को क्या करना चाहिए? जिस इंडस्ट्रीज़ को वो जीरो टैक्स रेट पे रखा हुआ है उसको टैक्स लगाया जाए और वहाँ से टैक्स को ग्रोथ की जाए। बहुत शुक्रिया मलक आरफ साहब। आशिक अली राना साहब आपको बहुत शुक्रिया। फरूक मजीद साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। टैक्स देना चाहिए इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, लेकिन टैक्स लेने वाले इदारे भी ये सोचें ये जो टैक्स अदा कर रहे हैं अपनी कमाई से, हक लाल की कमाई से, जो बगैर शराइत के आपको टैक्स दे रहे हैं, उनके भी हकूक़ का ख्याल रखा जाए, उनके अतमाद को भी बहाल किया जाए। रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाना बुरी बात नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगी तो हम गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात हासिल करेंगे और इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।